इस वीडियो में हम हेरोल्ड गारफिंकल को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे सोशियोलॉजी नेट जेआरएफ सिलेबस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। और चूंकि इनके बारे में काफ़ी कम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो इनको समझने में भी दिक्कत आती है। हम ट्राई करेंगे कि ऐसा कोई दिक्कत आपको ना आए, और इनके कॉन्सेप्ट को पढ़ने के साथ साथ ये भी जानने का ट्राई करेंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट्स यूज किए थे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो पॉज करके अबाउट मी में मेरे बारे में जान सकते हैं। चूंकि इनको फादर ऑफ एथनोमेथोडोलॉजी बोला जाता है, तो पहले देखते हैं ये क्या होता है। एथनो का मतलब होता है फॉक या फिर पीपल, मीन्स लोग। मेथड का मतलब होता है जो हम जानते हैं, मेथड्स। लॉजी या लोगस का मतलब होता है टू स्टडी ऑफ, कि किसी चीज़ का अध्ययन करना। तो सिंपल वे में हम समझ सकते हैं ऐसे मेथड्स का स्टडी करना जिनको लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हों, उसको बोलते हैं एथनोमेथोडोलॉजी। लोग अपने डेली लाइफ टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं उसी का स्टडी करना ही एथनोमेथोडोलॉजी कहलाता है। ये बहुत ही सिंपल डिफिनेशन था समझाने के लिए आपको। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें ये जानना एथनोमेथोडोलॉजी और फिनोमेनोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है, बट उसको हम अभी नहीं डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बहुत लंबा हो जाएगा। पहले मुझे पूरी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी एथनोमेथोडोलॉजी की, फिर फिनोमेनोलॉजी की, और उसके बाद कंपेयर करना पड़ेगा। तो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ पर्सपेक्टिव वाला, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। उसमें पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ये जानने में कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्म्स हैं, उनको देख लेते हैं जो गारफिंकल के हैं। पहला है रेशनैलिटी, दूसरा है सर्विस लाइन, फिर है एथनोमेथोडोलॉजी, फिर है रिफ्लेक्सिविटी, उसके बाद है इंडेक्सकैलिटी, उसके बाद है एटसेट्रा प्रिंसिपल्स, फिर आता है ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, डॉक्यूमेंट्री मेथड, कन्वर्सेशनल एनालिसिस, ग्लॉसिंग और कल्चरल डोप। ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे। मान लीजिए आपको रिवाइज करना हो तो आप पकड़ के याद कर सकते हैं ये सब किसका है। गारफिंकल एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे और इन्होंने सबसे पहला एक स्टोरी लिखा था कलर ट्रबल, जिसमें इन्होंने डिस्कस किया था कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है ब्लैक वुमेन के साथ में जब वो बस में ट्रेवल करती हैं। तो उन्होंने वर्जीनिया का एक स्टोरी उठाया था और उसको डिस्कस किया था। इनका डिसर्टेशन था द परसेप्शन ऑफ अदर्स अ स्टडी इन सोशल ऑर्डर 1952। ये आपको याद रखना है, पूछ सकता है कभी कभी, क्योंकि आजकल क्या पूछते कोई भरोसा नहीं है। फिर गारफिंकल के लिए रेशनैलिटी क्या होती है ये देख लेते हैं। ये बोलते हैं कि जब सोसाइटी के मेंबर अपना इंटरेक्शन करते हैं डेली बेसिस पे, तो उसी के थ्रू वो लोग लॉजिक का और रेशनैलिटी का निर्माण करते हैं और उसी रेशनैलिटी को आगे यूज करते हैं फर्दर रेफरेंस के लिए। इसी को गारफिंकल बोलते हैं रेशनैलिटी। ये अपनी बुक स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी 1967 में रेशनैलिटी की बात करते हैं। तो ये पूछ सकता है कि किस बुक में बात किया है रेशनैलिटी का, तो वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। फिर नेक्स्ट है सर्विस लाइन्स। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपने लाइन्स देखी होंगी। आप बिजली का बिल जमा करने जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं फॉर्म भरने कोई सरकारी गवर्नमेंट, तो वहाँ पे लाइन लगी होती है लंबी लंबी। तो हमें लगता है कि ये लाइन ऐसे ही है, रूटीन है बस, जो लोग फॉलो कर रहे हैं। बट गारफिंकल इसको डिनाई करते हैं और बोलते हैं कि ये एक ऐसा सोशल ऑब्जेक्ट है जिसको हमने खुद प्रोड्यूस किया है, ये अपने आप नहीं बनी है। लोग अपने आप कैसे समझ सकते हैं कि हमें लाइन में ही खड़ा होना है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से और रेशनैलिटी से ही बना है कि हमें एक लाइन में रख के काम करना है, जिससे हमारा काम इजीली हो जाए और किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो ये दिखाता है कि कैसे एक स्ट्रक्चर वर्क करता है। इनका रिसर्च था किसी ऑर्गेनाइजेशन के जूरी मेंबर्स पे। अब एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है डर्कहाइम का सोशल फैक्ट, आपने पढ़ा होगा। वो बोलते हैं सोशल फैक्ट एक्सटर्नल होता है और कोअर्सिव होता है इंडिविजुअल्स के ऊपर। बट यहाँ पे गारफिंकल अलग हो जाते हैं और बोलते हैं कि जो सोशल फैक्ट है वो मेंबर के द्वारा ही एकम्प्लिश किया जाता है, ना कि एक्सटर्नल होता है। डेली एक्टिविटीज़ करते वक्त खुद ही मेंबर्स सोशल फैक्ट को इस्टेब्लिश करते हैं। इसीलिए इनकी थियरी को बॉटम अप थ्योरी बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा बॉटम अप और टॉप डाउन रिसर्च में। एक बार रिकॉल करने का ट्राई करिए। इंडक्टिव और डिडक्टिव आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपको याद आ रहा होगा इंडक्टिव होता है बॉटम अप और डिडक्टिव होता है टॉप डाउन। तो ऐसे ये भी है बॉटम अप। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कल्चरल डोप का। अभी हमने बात किया कि कैसे इंडिविजुअल्स खुद इंटरेक्शन करके डेली लाइफ में सोशल फैक्ट को इस्टेब्लिश करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को इस्टेब्लिश करते हैं। उसी को गारफिंकल बोलते हैं कल्चरल डोप। तो गारफिंकल ये वर्ड यूज़ करते हैं कल्चरल डोप का, जिसके थ्रू ये बताते हैं कि इंडिविजुअल्स कल्चर में खुद के डेली बेसिस पे इंटरेक्शन से सोशल फैक्ट को इस्टेब्लिश करते हैं और वो कल्चर में डोप्ड होते हैं। अब 3 कॉन्सेप्ट हैं रिफ्लेक्सिविटी, इंडेक्सकैलिटी और एटसेट्रा प्रिंसिपल्स। तो ये तीनों किस में आते हैं पहले ही जान लेते हैं। जब भी हम कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं ना। तो एथनोमेथोडोलॉजी का इन्वेस्टिगेशन करते समय कुछ कोर कॉन्सेप्ट को फॉलो किया था, वो यही तीनों हैं
रिफ्लेक्सिविटी, इंडेक्सकलिटी और एटसेट्रा प्रिंसिपल्स। तो ये कोर कॉन्सेप्ट्स हैं एथनोमेट्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के। आइए देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। रिफ्लेक्सिविटी आप जानते ही होंगे, हम जब गिडेंस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम रेट्रोस्पेक्ट करते हैं अपनी चीज़ों को और जो हमने पास्ट में किया है उसको सुधारते हैं और एक नया इंप्रूवमेंट लेके आते हैं। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी। मीन्स अपने पास्ट की चीज़ों को देखना और उसके हिसाब से जो हमने गलतियाँ की हुई हैं उसको सही करना। इसीलिए गारफिंकल बोलते हैं कि जो हमारा लाइफ है, सोशल लाइफ है, वो एसेंशियली रिफ्लेक्सिव होता है। हम रिफ्लेक्शन के थ्रू ही कुछ समझ सकते हैं और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है इंडेक्सकलिटी। अच्छा, जब आप लोग बुक पढ़ते होंगे तो वहाँ पे इंडेक्स पेजेस होते हैं। उससे आपको क्या मालूम चलता है कि इस पर्टिकुलर किताब में किस पर्टिकुलर पेज पे क्या क्या दिया हुआ है, वही मालूम चलता है इंडेक्स पेजेस से। ऐसे ही गारफिंकल यूज करते हैं ये वर्ड और बोलते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी पर्टिकुलर टाइम में या फिर किसी कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उसको अगर हमको अंडरस्टैंड करना है तो हमें इंडेक्सकलिटी का यूज करना पड़ेगा। एक हमको इंडेक्स बनाना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम में क्या क्या हुआ था, इसी को बोलेंगे इंडेक्सकलिटी। फिर आते हैं एटसेट्रा प्रिंसिपल्स। एक मुहावरा है कि समझदार को इशारा काफ़ी है, वही चीज़ यहाँ पे लागू होती है एटसेट्रा प्रिंसिपल्स में। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो ना कही जाएं या फिर हल्का सा इशारा किया जाए तब भी हम समझ लें कि क्या कहा जा रहा है। इसी को बोलते हैं गारफिंकल एटसेट्रा प्रिंसिपल्स। आप अक्सर जब दोस्तों के साथ होते होंगे तो ये चीज़ आप यूज करते होंगे। अगर दो दोस्त हैं, कोई तीसरा बंदा आता है तो तीनों बात करते हैं तो पहला दोस्त दूसरे को इशारा करेगा आंखों से ही कि इसको ये बात नहीं बतानी है और दूसरा वाला दोस्त समझ जाएगा कि तीसरे बंदे को ये बात नहीं बतानी है और वो आपस में कन्वर्सेशन हो गया और तीसरे बंदे को पता भी नहीं चला। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं एटसेट्रा प्रिंसिपल्स को। अब जैसे हमने कोर कॉन्सेप्ट्स देखे एथनोमेट्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के, वैसे ही कुछ मेथड्स फॉलो करते हैं गारफिंकल एथनोमेट्रोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए। तो कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं। पहला है ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट और दूसरा है डॉक्यूमेंट्री मेथड। तो अभी हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया सर्विस लाइन का, वहाँ पे लोग लाइन में लगे होते हैं। ब्रीचिंग का मतलब होता है तोड़ना और एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट करना, आप जानते ही हैं। तो आइए उसी एग्जाम्पल पे इसको सेट करते हैं। आप लाइन में लगे हुए हैं, अचानक से कोई बंदा आता है और एकदम जाके आगे लाइन में लग जाता है। पूरी लाइन में केओस मच जाएगा, ये क्या हो गया, ये कैसे आगे आ गया, ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए। इसी चीज़ को देखने के लिए कि क्यों केओस मच रहा है पूरी लाइन में, गारफिंकल बोलते हैं कि हमें यूज करना चाहिए ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट। कि चीज़ों को जो नॉर्म्स बने हुए हैं उसको तोड़ो, तब आपको मालूम चलेगा कि उसकी अहमियत क्या होती है और वो कैसे बना। तो नॉर्म्स की सीरियसनेस जांचने के लिए और वो कैसे बना ये जानने के लिए ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट का यूज करते हैं गारफिंकल। जैसे वो बंदा लाइन में जाएगा, लाइन को ब्रीच करेगा, तुरंत हल्ला मचेगा, तो इससे आपको रियलाइज होगा कि अच्छा हाँ, हमने ही लाइन बनाया था जिसको आज कोई तोड़ रहा है तो हमें दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट मेथड है डॉक्यूमेंट्री मेथड। डॉक्यूमेंट्री आप रिसर्च में पढ़े होंगे। एक हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जो भी चीज़ें घटित होती हैं, मतलब घटनाएं होती हैं, उनको एक पैटर्न में लिखते हैं और उनको एक डॉक्यूमेंट में स्टोर करते हैं और उसके बाद उसका स्टडी करते हैं कि इसमें क्या था क्या नहीं था। इसी को बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री मेथड। और इसीलिए बोला गया है डॉक्यूमेंट्री मेथड कैन बी सीन एज रिफ्लेक्सिव। चूँकि चीज़ों को हम डॉक्यूमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बाद में हमारे पास रेफरेंस रहेगा चीज़ों को देखने का और उसमें जो कमियां हैं उसको सुधारने का। तो वहाँ पे काम आता है डॉक्यूमेंट्री मेथड का। क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री मेथड क्या होता है, और ये भी पूछ सकता है कि गारफिंकल के कौन कौन से मेथड्स हैं एथनोमेट्रोलॉजी के। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे एक कोट है, एथनोमेट्रोलॉजी इज डेफिनेटली नॉट अ मैक्रो अप्रोच बट ऑल्सो नॉट अ माइक्रो अप्रोच कंप्लीटली। दे फॉलो द आर्टफुल प्रैक्टिस ऑफ बोथ। क्यों ऐसा बोला गया है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ना ही ये पूरी तरीके से स्ट्रक्चरल फंक्शंस की तरह स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं और ना ही ये पूरी तरीके से सिंबॉलिक इंटरेक्शंस की तरह इंडिविजुअल्स को स्टडी कर रहे हैं या फिर फिनोमिनोलॉजी की तरह केवल इंडिविजुअल पे फोकस कर रहे हैं। ये दोनों नहीं कर रहे हैं, उसके बीच का काम कर रहे हैं। इनका पूरा फोकस केवल इंडिविजुअल पे नहीं है, इनका पूरा फोकस होता है इंडिविजुअल द्वारा किए गए टास्क को देखना, मतलब इंडिविजुअल कौन कौन सा मेथड फॉलो कर रहा है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है फिनोमिनोलॉजी में और एथनोमेट्रोलॉजी में। फिर यहाँ पे है फिनोमिनोलॉजिकल सोशियोलॉजिस्ट टेंड टू फोकस ऑन व्हाट पीपल थिंक, मीन्स थोड़ा माइंड पे जाते हैं कि क्या सोच रहा है, क्या सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव हो सकता है। और जो एथनोमेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो फोकस करते हैं कि वो एक्चुअली में कर क्या रहा है, कौन कौन से मेथड फॉलो कर रहा है। फिर यहाँ पे एक लाइन है, एथनो मेथड्स आर रिफ्लेक्सिवली अकाउंटेबल, मीन्स रिफ्लेक्सिविटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है एथनो मेथड्स में। अब देखते हैं एक टर्म कन्वर्सेशनल एनालिसिस। ये क्या होता है? एन अप्रोच टू स्टडी द सोशल इंटरेक्शन एंड लैंग्वेज। एक ऐसा अप्रोच जिसके थ्रू हम सोशल इंटरेक्शन और लैंग्वेज का स्टडी करते हैं, इसी को बोलते हैं गारफिंकल कन्वर्सेशनल एनालिसिस। एक टर्म है टेकन फॉर ग्रांटेड रूल, हम जानते ही होंगे, हम बोलते हैं अक्सर यूज करते हैं कि उसने मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। तो मीन्स ऐसे रूल्स जिनको हमको लगता है ये ऐसे ही हैं, ये तो हमारे पास ही हैं, ये बने बनाए हैं, ज़्यादा सीरियसली हम देखते नहीं हैं उन चीज़ों को
और इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट एक टर्म है ग्लॉसिंग। तो आप जब बुक पढ़ते होंगे बहुत बार ऐसी कुछ चीज़ें होती होंगी जिनको आपको लगता हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कहानी कथा बता रहा है, या फिर आप मान लीजिए मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि फालतू का बता रहा है कहानी, तो उसको आप स्किप करते रहते हैं। ऐसे जब हम कन्वर्सेशन करते हैं तो किसी बंदे की सारी बातें हमको इंपॉर्टेंट नहीं लगती है, तो उन चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं और केवल इंपॉर्टेंट जो बातें होती हैं उस पर फोकस करते हैं। इसी को बोलते हैं ग्लॉसिंग। इस तरीके से जितने कॉन्सेप्ट्स हैं गारफिंकल के मैंने सारे कवर कर दिए हैं। मैंने ट्राई भी किया है रियल लाइफ एग्जांपल देके सारा कवर करना, सारा समझाने का। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं मेजरली अवेलेबल रहता हूँ, तो कोई दिक्कत हो आप वहाँ पूछ सकते हैं। ये कुछ बुक्स हैं गारफिंकल की क्रोनोलॉजी वाइज, आपको सबको याद कर लेना है। आजकल बहुत पूछता है क्रोनोलॉजी वाइज बुक्स।